हेलो स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एनरिचमेंट ऑफ ओर किया जाता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि लो रिएक्टिव मेटल्स और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनको अलग करने के लिए हमने कौन कौन से प्रोसेस अप्लाई किए थे। उसमें आपको मैंने कैल्सिनेशन, रोस्टिंग ये सब पढ़ाया था। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे अलग करते हैं, राइट। सो हेडिंग है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, तो मेटेलिक कंपाउंड्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज कैनॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। जैसे कि आपने वहाँ पे ZnO देखा था, ZnO को जैसे हम कार्बन से यानी कोक से रिएक्शन कराते थे तुरंत जिंक आपको मिल जाता था, उसको बोलते हैं रिड्यूस करना। लेकिन जो मेटल्स या जो मेटेलिक कंपाउंड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, अब NaCl है, अगर आप NaCl के सामने में कार्बन रख देंगे या कोक रख देंगे तो वो इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी NaCl की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही बात यहाँ मेंशन है कि मेटेलिक कंपाउंड्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज कैनॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। कार्बन से उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, या फिर और एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट, किसी और भी रिड्यूसिंग एजेंट से आप ले आओ, फिर भी आप हाईली रिएक्टिव मेटल्स को उसके कंपाउंड से नहीं हटा सकते। क्यों? कारण लिखा है ड्यू टू देयर हाई एफिनिटी विथ ऑक्सीजन, है ना, उसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ NaCl की बात नहीं हो रही, अगर मैं Na2O की भी बात करूँ, चलो Na2O को भी अगर आप कार्बन रख देंगे वो यहाँ पे Na और CO2 नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एफिनिटी, अट्रैक्शन, प्यार, मोह सब कुछ ज़्यादा है किससे? Na से एज कम्पेयर टू कोक से यानी कार्बन से। ठीक है, तो क्या करें भाई? तो इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग क्या है? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए। क्यों इस्तेमाल किया जाता है समझ में आ गया आपको? क्योंकि एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन बहुत तेज होता है किससे? हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, तो वो कार्बन के हेल्प से रिड्यूस नहीं हो सकता। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती है उसको समझिए। सबसे पहले हमें चाहिए होता है सॉल्ट। किसका? मेटल का। जिस भी मेटल को आपको अलग करना है आपको उस मेटल का सॉल्ट चाहिए। जैसे कि अगर मुझे Na चाहिए, मुझे Na को अलग करना है तो पहले मुझे NaCl चाहिए। अगर मुझे Mg ऑब्टेन करना है तो मुझे पहले MgCl2 चाहिए, या फिर MgSO4 चाहिए। जो भी मेटल आपको एक्सट्रैक्ट करना है उस मेटल का एक सॉल्ट आपको पहले चाहिए। तो वही लिखा है कि सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा होगा आपने, तो सॉल्ट ऑफ मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं किस फॉर्म में? मोल्टेन फॉर्म में, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये करंट को कंडक्ट ही नहीं करेगा। पढ़ाया था मैंने आपको कि आयनिक कंपाउंड्स अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इन्हीं सॉल्ट्स को क्या करते हैं? मोल्टेन फॉर्म में रखते हैं ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, राइट। ओके, तो जब हमने NaCl को ऑब्टेन किया कि भाई NaCl से हमें Na चाहिए, तो फिर Na कहाँ मिलेगा? आप खुद सोचो कि Na एक कैटायन है, Na पर चार्ज प्लस होता है, Cl पे चार्ज माइनस होता है। अब प्लस वाला किसके पास जाएगा? ऑफकोर्स माइनस वाले के पास जाएगा। और आप बताओ कि जो दो इलेक्ट्रोड्स आपने पढ़े होंगे, कैथोड और एनोड पढ़ा होगा आपने, तो कैथोड और एनोड की अगर हम बात करें तो कैथोड और एनोड में जानते हैं नेगेटिव कौन होता है, पॉजिटिव कौन होता है ना। वी नो वेरी वेल कि कैथोड क्या होता है? कैथोड इज नेगेटिव। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। और एनोड क्या होता है? एनोड इज पॉजिटिव। ठीक है, तो जब भी कभी हमें यहाँ पर मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना होगा तो हम देखेंगे कि उसमें जो मेटल है वो कैथोड यानी नेगेटिव पे जमा होगा, और जो क्लोरीन है, अगर क्लोरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्लोरीन जो है वो एनोड पर जमा होगा, राइट। तो इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं? अगर आपको पता चल गया कि कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है तो मेटल वहाँ पर जाएगा, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जहाँ पर कि जो नॉन मेटल वाला पार्ट है दैट इज क्लोरीन वो वहाँ पहुँचेगा। तो रिएक्शंस कैसे होंगे ध्यान से देखिए। जो कैथोड है, कैथोड वहाँ क्या होगा? Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बन के वहाँ पहुँच जाएगा। चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है इसको हम बोलते हैं रिडक्शन,
और एनोड पर रिएक्शन क्या होगा, क्लोरीन जो नेगेटिव है वो कैसे बना होगा देखिए, तो क्लोरीन Cl2 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, या यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो क्लोरीन है तो इनके रिएक्शंस कैसे होंगे। तो देखो रिएक्शन भी बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर Na को पहुंचना है। अगर कैथोड पर Na को पहुंचना है तो Na प्लस के फॉर्म में है। अब Na प्लस मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Na बन के जाके कैथोड पर जमा हो जाएगा। चूँकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, है ना, नेगेटिव हुआ इसीलिए। और अगर हम बात करें एनोड की, यानी कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है वहाँ की बात करें, तो वहाँ आपके पास क्लोरीन माइनस होगा। तो क्लोरीन माइनस तो उस पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देगा और फिर Cl बन के रेडी हो जाएगा। अब ये रिएक्शन में भी आपको समझ में उतना नहीं आया हो, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को डिटेल में यहाँ डायग्राम समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप ये रिएक्शन नोट कर लीजिए, राइट। हाँ, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कैथोड मतलब नेगेटिव होता है और वहाँ पर मेटल जमा होगा, क्योंकि मेटल पॉजिटिव होता है, इतना लेकिन पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रोसेस से एल्यूमिनियम भी ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कि NaCl सॉल्ट से आपने देखा कि Na ऑब्टेन किया गया, MgCl2 से मैग्नीशियम ऑब्टेन किया गया। इसी तरीके से एल्यूमिनियम को ऑब्टेन किया जाता है किससे, एल्यूमिना से। एल्यूमिना क्या होता है, इट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोल्टेन फॉर्म में। तो Al2O3 अगर आप यूज़ करेंगे तो जब ये ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा Al प्लस में आएगा और O आ जाएगा माइनस में। तो ये जो प्लस वाला है ये एक इलेक्ट्रॉन, बताइए प्लस मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और कहाँ जाके जमा हो जाएगा, कैथोड पे। जैसे कि यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और क्या किया, बन गया कैथोड पर जाके जमा हो गया। इस तरीके से एल्युमिनियम के पास +3 चार्ज होता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके जमा कहाँ हो जाएगा, जाके कैथोड पे जमा हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा, आपका एनोड पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये है मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से किस तरीके से हम एल्युमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, जब मैं यहाँ पर आपको डायग्राम से रिएक्शन बताऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट इज प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। व्हाट इज रिफाइनिंग, ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस से जो भी मेटल हमें मिला, जैसे कि अभी आपने इससे पहले जो पार्ट पढ़ा था, मैंने आपको शुरू में बताया था 2 पार्ट्स होते हैं मेटल को ऑब्टेन करने के। पहला होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर और दूसरा होता है जब एनरिच होके मिला तो फिर आता है उसका रिफाइनिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस नंबर 2 है जो पिछले पार्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। तो प्रोसेस नंबर 1 में क्या क्या पढ़ लिया आपने, किस तरीके से लो रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव को अलग करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, और जब वो मिल जाता है तो ये जो प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये सबके लिए कॉमन होता है, सबके लिए कॉमन होता है। चाहे वो किसी भी प्रोसेस से लाया गया मेटल हो, उसका रिफाइनिंग तो होना ही होना है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, बेटा दोनों में बहुत अंतर है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो प्रोसेस है वो किसके लिए होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए होता है, सिर्फ एनरिच करने के लिए होता है। NaCl है उसमें से Na निकालने के लिए होता है, ZnS में से जिंक को निकालने के लिए होता है, सिनाबार HgS में से Hg को निकालने के लिए। जितना प्रोसेस था पूरा का शुरू वाला जो प्रोसेस जो आपने देखा है, उन सभी में हम क्या कर रहे हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर ही कर रहे हैं। किसी में कैल्सिनेशन से कर रहे हैं, किसी में रोस्टिंग से कर रहे हैं, किसी में नॉर्मल हीटिंग से कर रहे हैं, कहीं पर थर्माइट रिएक्शन से कर रहे हैं, आज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से कर रहे हैं। ये सब प्रोसेस होने के बाद जो मेटल्स आपको मिलते हैं, उन मेटल्स का क्या किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो क्या होता है रिफाइनिंग, मैंने बताया आपको, मेटल्स का प्यूरिफिकेशन कब, जब उनको रिडक्शन से ऑब्टेन कर लिया गया है, इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे की जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यानी कि
करंट की मदद से आपको रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो कैसे इसको हम करते हैं समझते हैं। मैंने वैसे पॉइंट वाइज इसके स्टेप्स लिख दिए हैं, लेकिन डायग्राम से मैं पहले समझाता हूँ, फिर मैं आपको पॉइंट रीड करके भी समझा दूंगा। देखिए, तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स किया जाता है तो सबसे पहले एक ऐसा कंटेनर लिया जाता है, ओके। इस कंटेनर में हम भरते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो मेटल आपको चाहिए, जो मेटल आपको रिफाइन करना है, जिस मेटल को आपको प्योर करना है, उसी मेटल का सॉल्ट आप इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लेंगे। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोलाइट वही मेटल होगा, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का सॉल्ट होगा जो मेटल आपको प्योर करना है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है। अभी चूँकि यहाँ पर हम लोग अलग कर रहे हैं कॉपर को, तो कॉपर का प्यूरिफिकेशन पढ़ना है तो कॉपर का कर लेते हैं, आपको इसका पढ़ना है उसका पढ़ लो, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर फोकस्ड ऑन प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर ओनली। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम ले लेते हैं वो लेते हैं कॉपर सल्फेट। वी टेक द इलेक्ट्रोलाइट एज कॉपर सल्फेट, राइट, ओके। क्योंकि हमें कॉपर को प्यूरिफाई करना है, कॉपर को रिफाइन करना है, इसलिए कॉपर सल्फेट ले लिया। अगर हमें मैग्नीशियम को रिफाइन करना तो हम MgSO4 ले लेते। अगर हमें सोडियम को रिफाइन करना तो हम NaCl ले लेते। मतलब जो भी हमें रिफाइन करना है वो यहाँ पर एज इलेक्ट्रोलाइट हम ले लेते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1, अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल। थिक पे अंडरलाइन करेंगे, इम्प्योर मेटल को अंडरलाइन करेंगे और एनोड को अंडरलाइन करेंगे। एनोड होगा मेटल इम्प्योर। सोचो सर ये इम्प्योर क्यों हुआ? लॉजिक है, क्योंकि वहाँ से गंदगी निकलेगा। जो इम्प्योर है ना उसमें गंदगी बहुत भरा हुआ है, वहाँ से गंदगी निकलेगा, वहाँ से जो मेटल है वो निकलेगा और मेटल कहीं जाके जमा होगा। आप कॉमन सेंस से सोचो कि अगर कोई मेटल को कहीं पर जमा होना है तो मेटल कहाँ पर जमा होगा? पॉजिटिव पे जाके जमा होगा क्या मेटल? वो खुद ही पॉजिटिव है यार। तो मेटल तो कहीं जाके नेगेटिव पे जमा होगा ना, और मेटल अगर जाके नेगेटिव पे जमा होगा तो नेगेटिव प्लेट क्या होता है? कैथोड होता है ना। तो प्योर मेटल वहीं तो मिलेगा। रटना नहीं है, इसको सीखना है कि मेटल होते हैं पॉजिटिव, मेटल जाके जमा होगा नेगेटिव पर, नेगेटिव मतलब कैथोड पर। तो कैथोड पर आपको प्योर मेटल मिलेगा और एनोड पर आपको इम्प्योर मेटल मिलेगा। सिंपल सी बात है। अब एनोड थिक क्यों होगा सर? भाई साहब गंदगी है वहाँ पे, उसमें मेटल के साथ साथ गंदगी भी भरा हुआ है, इसीलिए वो थिक मिलेगा। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं वो अपने घर से ला के रखते हैं कॉपर वहाँ पे। देखो कैसे क्या होता है बताता हूँ, चलो अभी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, मैं दोबारा बनाता हूँ। देखो तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक थिक स्ट्रिप लिया, किसका? एनोड का। इस पूरे चैप्टर का सबसे हाईलाइट पॉइंट यही है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सीखना। क्या लिया हमने? एक थिक स्ट्रैप लिया, किसका? एनोड का। दिस इज एनोड। और इसका प्रूफ क्या है कि एनोड है? तो इसको हम जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। इट शोज पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इट शोज कि ये एनोड है, यानी ये भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का होगा। इट विल बी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब देखो यहाँ पर हम एक दूसरा स्ट्रिप लेंगे जो कि बहुत ही पतला होगा, ठीक है। और ये पतला स्ट्रिप जो है वो प्योर मेटल का होगा, जो अपने घर से लेके आते हैं हम। जैसे है ना, इट इज़ फॉर कॉपर। अगर कॉपर को अलग कर रहे हैं तो ये कॉपर होगा। और यहाँ कनेक्टेड कौन होगा आपका? दिस इज कनेक्टेड हेयर। इट इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कैथोड, राइट। सो इट इज कैथोड प्लेट, और ये प्योर कॉपर होता है, ठीक है। समझ में आ गया क्यों होता है? अभी पहले समझ में आ गया। पहली बात क्या कि आपको जिस भी मेटल को रिफाइन करना हो उस मेटल का सॉल्ट ले लोगे इलेक्ट्रोलाइट में, पहला पार्ट ख़त्म। दूसरा, एनोड जो लेते हैं वो इम्प्योर मेटल लेते हैं, वो थिक होता है क्योंकि गंदगी भरा पड़ा है उसमें, ठीक है।
और कैथोड जो लेते हैं वो प्योर मेटल लेते हैं जो अपने को मिलने वाला है, तो वो नेगेटिव प्लेट पे होगा। अब देखो होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर करंट पास होगा, देखो 8 क्लास जो पढ़ के आया पहले भुला देना, क्योंकि पता नहीं क्या पढ़ा देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो सुनो, जैसे ही यहाँ पर करंट पासिंग शुरू होगा, यहाँ जो कॉपर सल्फेट है, क्या है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट सॉल्ट, करंट जैसे ही पास हुआ कॉपर सल्फेट 2 टुकड़ों में बट गया, एक Cu+2, एक SO4-2। अरे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन सुना होगा ना आपने, तो क्या हुआ, कॉपर सल्फेट जो है वो 2 टुकड़ों में बट गया, कॉपर अलग, SO4 अलग। अब देखो ये कॉपर 2+ जो है वो जमा होगा जाके इस पर, ठीक है, कॉपर 2+ जाके जमा किस पर होगा, इस पर होगा। अब आप मुझे बताओ कि कॉपर 2+ का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्लस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होना। ये जो कैथोड का प्लेट है यहाँ पर कॉपर है, प्योर कॉपर रखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि कॉपर में और कॉपर 2+ में किस चीज़ का फ़र्क है, कि इसमें तो फुल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दिया जाए तो वो कॉपर बन जाएगा, सीधी बात ये है। अब देखो क्या होता है, ये कॉपर 2+ जो है वो निकलता है, पॉजिटिव है, और यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये जाके यहाँ पर जमा हो गया, ये जाकर यहाँ पर जमा हो गया। अब जमा जो हो गया तो यहाँ पर जगह खाली हो गया भैया, यहाँ जगह क्या हुआ, खाली हो गया। इस खाली जगह को देखकर इस एनोड से रहा नहीं गया, बोला देखो रे वो तो अकेला हो गया, तो चलो उसके पास। अब बताओ इसमें तो कॉपर है, इसमें क्या है, कॉपर है, और जगह किसका भरना है, कॉपर +2 का। अरे यार सोचो ना, यहाँ से कौन उठ के गया है, यहाँ से कॉपर 2+ उठ के गया है ना, और यहाँ आपके पास जो एनोड में मटेरियल है वो तो कॉपर है। अब बताओ कॉपर यहाँ से निकलेगा, उसको Cu+2 बनना है, बोलेगा यार ऐसे तो हम उसकी कमी को पूरा कर नहीं पाएंगे, मुझे तो यार मजबूरी में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अगर जाना है तो कॉपर 2+ बन के ही जाना पड़ेगा, तभी हम इसके कमी को पूरा कर सकते हैं, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ से जो कॉपर है, एनोड पर जो कॉपर है, देख रहे हो एनोड पर जो सोडियम था, यहाँ एनोड पर जो कॉपर है वो Cu+2 बन जाएगा। यहाँ से एक कॉपर टूटेगा, यहाँ से एक कॉपर टूटेगा, और वो कॉपर टूट के वापस से यहाँ पे आ जाएगा, बोलेगा देखो जी हम तुम्हारा कमी पूरा कर दिए। बोला अच्छा, लेकिन करंट तो अभी भी चल रहा है। यहाँ फिर से कॉपर टूटा और फिर ये कॉपर यहाँ से कहाँ पहुँच गया, जाके यहाँ जमा हो गया। इसको फिर से कमी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब बताओ यहाँ से फिर से एक जो है कॉपर, यहाँ से फिर एक कॉपर 2+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके, और फिर यहाँ पर आ गया। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस एनोड का सारा कॉपर इसके थ्रू यहाँ पर जमा ना हो जाए। और जिस दिन इसका सारा कॉपर जाके यहाँ पे जमा हो जाएगा, उस दिन आप देखोगे कि आपको कैथोड पर एक बहुत ही मोटा सा एक रॉड मिलेगा जो कि कॉपर का होगा। अब पता चला कि इसके अंदर हम पतला सा कॉपर ही क्यों डालते हैं, क्योंकि कॉपर के ऊपर ही कॉपर रहेगा तब तो कॉपर का ब्लॉक मिलेगा। सोचो अगर यहाँ पर कोई और इलेक्ट्रोड डाल देते तो आपको जो कॉपर का ब्लॉक मिलता वो बीच में खाली होता, या बीच में पता नहीं उसमें कोई और मटेरियल होता, जो हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कॉपर ही रखते हैं, ताकि यहाँ से भी जो टूट के आए तो कॉपर का एक बढ़िया एक स्लैब या एक रॉड मिल जाए, जिससे कि अपना काम हो जाए। चलो फिर से देखो प्रोसेस। करंट पास होता है तो बीच में पहले ये 2 में टूटता है। दोबारा बता देता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जो यहाँ पर था वो 2 टुकड़ों में टूटा, Cu+2 SO4-2, और SO4 तो यहाँ रहा, कॉपर 2+ जाके यहाँ जमा हुआ। अब कॉपर 2+ यहाँ जाके जो जमा होगा तो क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव यहाँ जमा हो गया। अब बताओ इसका जो कमी हुआ, इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से जो कॉपर उछल के आएगा, तो ये कॉपर जब एनोड पर, वही मैंने रिएक्शन वहाँ लिखा है, दोबारा बता देता हूँ, एनोड से जो कॉपर था यहाँ पर वो कॉपर बना लेगा Cu2+,
ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। यहाँ से जो कॉपर निकला वो 2 इलेक्ट्रॉन, या मान लो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, ये मान लो, 2-3 छोड़ो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता हुआ कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, उसी इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रोलाइट से टूटा हुआ जो मेटल था, इलेक्ट्रोलाइट से जो टूटा हुआ मेटल था, वो मेटल इसी के इलेक्ट्रॉन को लेकर जाके यहाँ जम जाता है, जाके यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ टूटा, Cu+2 जो है जाके जमा हो गया किस पे, कैथोड पे, और SO4 2- की जगह खाली है, उसको भरने के लिए यहाँ से एक टूटा, अब टूटा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, वही इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, ये कॉपर जो यहाँ टूटा था लिया, यहाँ पहुँच गया। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा का पूरा एनोड जमा ना हो जाए। अब देखो, एनोड में तो गंदगी भी था, तो यहाँ जो गंदगी था वो गंदगी जाके बाद में यहाँ जमा हो जाता है, जो गंदगी था यहाँ जाके पूरा जमा हो जाता है। ये गंदगी चूँकि एनोड से आया हुआ होता है, इसलिए इसको कहते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनोड मड बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, देखिएगा। अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज़ यूज्ड एज एनोड, बहुत बढ़िया यूज़ किया गया है। अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज़ यूज्ड एज कैथोड, बता दिया मैंने आपको। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट आप इस्तेमाल करेंगे वो उसी मेटल का सॉल्ट यूज़ करेंगे जिसका आपको रिफाइनिंग करना है। ओके, नंबर 3, जब भी कभी इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाएगा, ठीक है, तो जो मेटल आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, बोला मैंने। यहाँ जो मेटल आयन था इलेक्ट्रोलाइट से, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और जाके यहाँ जमा हो जाता है। गेन कहाँ से करेगा, जो ये दिया, जो ये आया यहाँ से टूट के जो निकला, तो वो जो इलेक्ट्रॉन दिया, रिलीज़ किया, वही तो ये गेन करके यहाँ पहुँच गया। एनोड से निकला हुआ जो मेटल है कॉपर, उसने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, उसी इलेक्ट्रॉन को ये वाला कॉपर गेन करके वहाँ पहुँच गया। इस लाइन को 6 बार सुन लो, रिपीट करके याद हो जाएगा। एंड डिपॉजिट ऑन कैथोड, जितना यहाँ पहुँचा, सेम अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, जितना यहाँ जमा हुआ उसकी कमी को पूरा करने के लिए सेम अमाउंट यहाँ से टूटा और लूजेज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, और वापस से इलेक्ट्रोलाइट में मिल जाता है। तो असली ट्रांसफर इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ होता है, इसकी कमी को ये पूरा करता है। यहाँ से यहाँ गया, कमी को पूरा किया, यहाँ से यहाँ गया, कमी को पूरा किया। ठीक है, एंड फ्रॉम देयर इट गोज टू कैथोड एंड गेट्स डिपॉजिटेड। ठीक है, और वहाँ से वो कैथोड पर जाके वहाँ पे जम जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, अगले पार्ट में हम इसके आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।